मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि निकॉन Z6II की फोटो सेटिंग्स के बारे में बताओ। सो मुझे लगा कि Z6II ही क्यों, Z30 के बारे में भी बात करते हैं, Z50 के बारे में बात करते हैं, Z5 के बारे में बात करते हैं, Z6 के बारे में बात करते हैं, Z7 II के बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि निकॉन के जितने भी कैमरास हैं उन सब के मेन्यूज एक जैसे ही होते हैं। अगर आप DSLR भी चेक करेंगे तो DSLR के मेन्यू भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आज की डेट के अंदर मिररलेस कैमरास के हैं। सिर्फ कुछ चीज ऐड हो जाती हैं या कुछ चीज हट जाती हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं निकॉन Z सीरीज कैमरास के फोटो शूटिंग मेन्यू के बारे में, क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं और क्या क्या आपको यूज करने चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बोरिंग ना हो जाए तो एक सिंपल सा काम करो, अपना कैमरा बाहर निकालो, इस वीडियो को पॉज करो और जहां जहां पर मैं जो जो सेटिंग्स दिखा रहा हूं उन सेटिंग्स को अपने कैमरा पे चेक करो। तो बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करते रहना और फिर प्ले करते रहना, और इस तरीके से आप चलोगे तो आपको इस वीडियो से ज्यादा बेटर तरीके से नॉलेज मिलेगी, आप ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं मेन्यू के अंदर। जब आप मेन्यू प्रेस करके मेन्यू के अंदर आएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्लेबैक मेन्यू, और उससे अगला ऑप्शन है फोटो शूटिंग मेन्यू, और इसमें सबसे पहली चीज आपको दिखाई दे रही है रीसेट फोटो शूटिंग मेन्यू। सो अगर आपने अपने कैमरा के अंदर कोई भी सेटिंग अप्लाई की हुई है तो उसको आप यहां से रीसेट कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने अपने कैमरा को पहले से सेट कर रखा है तो जैसे ही आप रीसेट फोटो शूटिंग मेन्यू करोगे तो जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे वो रीसेट हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक करके स्टेप्स बताऊंगा तो आप वापस उसको सेट कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं भी इसको रीसेट कर देता हूँ एंड यस, और ये हो गया रीसेट। सो अब अगला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है स्टोरेज फोल्डर। सो स्टोरेज फोल्डर का आप नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ दूंगा। उससे अगला हमारे पास ऑप्शन है फाइल नेमिंग। फाइल नेमिंग को भी मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा। सो बेसिकली आप स्टोरेज फोल्डर या फाइल नेम को आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो अपने स्टूडियो का नाम दे सकते हो, आप अपने इंडिविजुअल नाम के इनिशियल्स यहाँ पर आप डाल सकते हो। और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्राइमरी स्लॉट सिलेक्शन। सो अगर आपके कैमरा के अंदर दो कार्ड्स लगते हैं सो उसमें से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन से स्लॉट को आप प्राइमरीली यूज करोगे। सो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है CF एक्सप्रेस XQD कार्ड स्लॉट और दूसरा है SD कार्ड स्लॉट। सो अगर आपके पास में CF एक्सप्रेस कार्ड है या आपके पास में XQD कार्ड है तो डेफिनेटली उसको ही आपको प्राइमरी स्लॉट में लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास ऑप्शन है सेकेंडरी स्लॉट फंक्शन। अब सेकेंडरी स्लॉट फंक्शन का यहाँ पर यूज ये है कि आपके पास में अगर दो कार्ड्स हैं, आप दोनों कार्ड्स को आप यूज कर सकते हो। एक को आप यूज कर सकते हो ओवरफ्लो के लिए। सो ओवरफ्लो का मतलब ये है कि आपका प्राइमरी स्लॉट में जो कार्ड लगा हुआ है अगर वो फिल हो जाता है तो दूसरे स्लॉट में जो कार्ड है वो उसके ऊपर फाइल्स को सेव करने लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास बैकअप, यानी कि जो आपके प्राइमरी स्लॉट के कार्ड के अंदर इमेजेस आएंगी वो सेम बैकअप क्रिएट होगा दूसरे कार्ड में। और तीसरा जो ऑप्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है रॉ प्राइमरी और JPEG सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी कार्ड स्लॉट के अंदर रॉ फाइल सेव होंगी और JPEG होंगी दूसरे कार्ड के अंदर। सो अगर आप रॉ और JPEG दोनों साथ साथ शूट करते हो सो ये बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको बैकअप क्रिएट करके चलना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। ओवरफ्लो की तरफ मत जाना, क्योंकि ओवरफ्लो की तरफ जाओगे तो आपके पास में जो सेफ्टी है वो खत्म हो जाती है। और कार्ड्स आजकल कोई इतने महंगे नहीं है, कार्ड्स इजीली खरीदे जा सकते हैं। राइट, सो अब हम वापस आगे चलते हैं और फिर मेन्यू हमने प्रेस किया। अब हम आ गए सेकेंडरी स्लॉट सिलेक्शन के बाद में चूज इमेज एरिया। सो चूज इमेज एरिया के अंदर आपके पास में ऑप्शंस हैं। आपके पास FX है, आपके पास DX है, 5x4 है, 1x1 है, 16x9 है। बेसिकली आपको FX DX तो पता ही होगा कि DX के अंदर क्रॉप लग जाता है 1.5 का, यानी कि आप अगर प्राइम लेंस यूज कर रहे हैं तो आपको उसी में ही जूम का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शन है 5x4 का, वो बेसिकली पुराने जो कैमराज आते थे उनकी जो सेटिंग होती थी, उनकी जो क्रॉप या इमेज साइज सेटिंग होती थी वो यहाँ पर आपको मिलती है। और अगला ऑप्शन जो 1x1 है वो बेसिकली यूज होता है अगर आप किसी के लिए सोशल मीडिया के लिए शूट कर रहे हो, स्पेशली इंस्टाग्राम के लिए। सो 1x1 अगर आप यूज करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि किस तरीके की इमेज आप शूट कर रहे हो। पर मैं हमेशा FX और DX के बीच में शफल करता हूँ। मोस्टली FX यूज करता हूँ, DX में तब यूज करता हूँ जब मेरे को जूम की जरूरत हो। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास में Z6II है जो कि 25 मेगापिक्सल है और उसको आप अगर DX पे शूट करते हो तो रेजोल्यूशन घट जाएगा आपकी इमेजेस का। अगर इमरजेंसी है तभी आप इसको यूज करना, पर अगर आपके पास में Z7 II है, Z8 है या Z9 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। DX भी अगर आप लगाओगे तब भी आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलने वाली हैं। तो अब इसको हम वापस बैक करते हैं और बैक करके हम आगे आते हैं इमेज क्वालिटी के ऊपर।
अब यहाँ पर इमेज क्वालिटी में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देता है NEF प्लस JPEG का, और वो भी JPEG फाइन स्टार लगा हुआ है, फिर JPEG फाइन, JPEG नॉर्मल, बेसिक, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ऐसे ही आपके पास में JPEG को सिलेक्ट करने के भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, पर मैं हमेशा यूज करता हूँ NEF रॉ, क्योंकि मैं सिर्फ रॉ में शूट करता हूँ। पर अगर आपको JPEG भी चाहिए, आपको रॉ भी चाहिए, तो आपके पास में ऑप्शन है NEF रॉ प्लस JPEG फाइन, और अगर आपको JPEG स्मॉल चाहिए तो आप JPEG स्मॉल में बेसिक के ऊपर आ सकते हो। सो इस तरीके से आप अपने कार्ड के स्पेस को सेव कर सकते हो। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको सिर्फ JPEG चाहिए या आपको रॉ प्लस JPEG चाहिए, राइट। सो अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर, और हमारे पास में अब आता है इमेज साइज। सो इमेज साइज के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो JPEG आपको कैसी चाहिए, आपको लार्ज चाहिए, आपको मीडियम चाहिए, या आपको स्मॉल चाहिए। डेफिनेटली साइजेस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ये मैं Z7 II यूज कर रहा हूँ, तो Z6 II के अंदर ये साइजेस अलग होंगे, और डेफिनेटली Z50 के अंदर अलग होंगे। तो ये आपको अपने हिसाब से चेक करना है। अगला हमारे पास ऑप्शन है NEF रॉ रिकॉर्डिंग, और जब हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहे हैं। NEF रॉ कंप्रेशन जो कि अभी ऑन है, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, लॉसलेस कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड। तो ये तीन ऑप्शंस में से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अनकंप्रेस्ड सबसे ज्यादा आपका कार्ड स्पेस कंज्यूम करेगा। मेरे हिसाब से लॉसलेस कंप्रेस्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आपको रॉ पे शूट करना है तो। और उसके बाद में अगर हम वापस जाएंगे तो यहाँ आपके पास में एक और ऑप्शन है NEF रॉ बिट डेप्थ। सो 14 बिट और 12 बिट यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ 14 बिट के ऊपर शूट करना, ताकि आपको ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा बेटर कलर्स आपको यहाँ पर मिले। अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स। सो इसको हम प्रेस करेंगे। सो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ISO सेंसिटिविटी 100 अभी लगी हुई है, ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल ऑन है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी 25,600 है। सो इसको मैं नीचे से आकर सबसे पहले चेंज करता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरे को इतना ज़्यादा हायर ISO के ऊपर शूट नहीं करना, मैं मैक्सिमम जाना चाहूँगा 3200 तक। तो मैंने 3200 यहाँ पे लगा दिया। और मैक्सिमम सेंसिटिविटी विद फ्लैश वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे को फ्लैश अगर मेरी यूज हो रही है तो मैं जाना चाहूँगा सिंपल 1600 तक, इससे ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा। सो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ पे जो ISO सेंसिटिविटी है वो मेरे पास क्योंकि Z7 II है, सो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन 64, 80, 100 से है। सो आप 64 भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, पर मैं ज्यादातर 100 के ऊपर इसको रखना पसंद करता हूँ, राइट। सो अब इसको हम वापस चलते हैं, और अगले पर हम आते हैं वाइट बैलेंस, मेरा फेवरेट टॉपिक। वाइट बैलेंस एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादातर लोग या तो ऑटो पे शूट करते हैं या गलत तरीके से शूट करते हैं। और वाइट बैलेंस अगर आपका करेक्ट नहीं होगा सो आपकी इमेजेस के कलर्स कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। यहां तक कि वाइट बैलेंस का इफेक्ट आपके एक्सपोजर पर भी पड़ता है। सो वाइट बैलेंस को बहुत सही तरीके से आपको चूज करना चाहिए। और सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है कि आपको ऑटो के ऊपर वाइट बैलेंस कभी नहीं रखना चाहिए। उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला तो अगर आप ऑटो वाइट बैलेंस रखते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिकली जरा सी भी लाइट चेंज होगी तो आपके कलर को शिफ्ट करता रहेगा, यानी कि आपको वार्म से कूलर टोन के ऊपर लाता रहेगा, और आपको समझ नहीं आएगा, एक इमेज आपको कूल मिलेगी, एक इमेज आपको वार्म मिलेगी। और दूसरी प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपनी इमेजेस को इकट्ठे प्रोसेस करना चाहते हो, इकट्ठे ही उसके ऊपर कोई प्रीसेट लगाना चाहते हो, और उसको आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाते हो और वहां पर सबके कलर्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। सो ऑटो पे कभी मत रखना अपने वाइट बैलेंस को। अब यहां पर आपके पास दूसरे ऑप्शन है, नेचुरल लाइट ऑटो आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट, क्लाउडी, शेड, इनकेडेसेंट, यहाँ पे जो बल्ब बना हुआ है, फ्लोरोसेंट और फ्लैश। और उसके बाद में आपके पास आता है कैल्विन, और उसके बाद आता है प्रीसेट मैनुअल। सो बेसिकली जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस बने हुए हैं, आई एम श्योर आपने सारे ट्राई कर लिए होंगे, पर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ दो सेटिंग्स को, और वो सेटिंग्स हैं या तो आप जाओ कलर टेम्परेचर के अंदर या आप जाओ प्री के अंदर। सो अब इसमें से दोनों में से आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। अगर आपको कलर्स बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए सो आपको कस्टम वाइट बैलेंस की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपको प्रीसेट वाइट बैलेंस यूज करना चाहिए। अगर आप ऐसी कंडीशन में शूट कर रहे हो जहां पर कि अलग अलग कलर टेम्परेचर की लाइट्स मिक्स हो रही हैं, ऐसे में भी आपको प्री के ऊपर ही शूट करना चाहिए। पर अगर लाइट सोर्स एक जैसा ही है तब आप कैल्विन को चूज कर सकते हो। सो इस चीज का ध्यान रखना, इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अब कलर टेम्परेचर के अंदर एक ऑप्शन आपको और मिल जाती है, वो ये कि आप यहाँ पे ग्रीन टिंट और मर्जेंटा टिंट को कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर आपने यहाँ पे सेटिंग रखी हुई है, लेट्स से मैं यहाँ
पे जाता हूँ 6500 के ऊपर और 6500 के ऊपर मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पर आप ग्रीन टिंट को आप कंट्रोल कर सकते हो और मैजेंटा टिंट को कंट्रोल कर सकते हो। अब इन दोनों का एडवांटेज आपको वहां मिलता है जहां पर कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट लाइट को बाउंस करके इफेक्ट क्रिएट कर रहा हो। यानी कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसा फैब्रिक है, जैसे कि टेंट लगे होते हैं कई बार पिंक कलर के, मैजेंटा कलर के, कुछ ऐसा लगा हुआ है तो उसके अंदर जो मैजेंटा है वो आपकी इमेज के ऊपर इफेक्ट डालेगा, तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर किसी ऐसे सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहां आसपास ग्रीन बहुत ज्यादा है तो उस ग्रीन को आप यहां पे कट कर सकते हो। सो ये फंक्शन इसलिए आपको दिया हुआ है। अब हम चलते हैं यहां से वापस। अब कस्टम वाइट बैलेंस कैसे लेना है इसके ऊपर मैंने एक दूसरा वीडियो किया हुआ है, उसको आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। यहां पर मैं कस्टम वाइट बैलेंस कैसे लेते हैं वो अभी आपको नहीं बता रहा हूं। तो अब आगे हम आते हैं सेट पिक्चर कंट्रोल। ये भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब होता यह है कि लोग ज्यादातर ऑटो को यूज करते हैं पिक्चर कंट्रोल में या स्टैंडर्ड को यूज करते हैं पिक्चर कंट्रोल में, और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर वो कलर्स नहीं आ रहे, वो स्मूथनेस नहीं आ रही जैसी डीएसएलआर कैमरास के अंदर आती थी। बेसिकली आपको यहाँ पर प्रोफाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने व्हाइट बैलेंस के टाइम पर भी आपको बोला, आपको ऑटो पिक्चर कंट्रोल यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली पिक्चर कंट्रोल को सेट करना चाहिए। सो इसके अंदर एक बार हम चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल रहा ऑटो और उसके बाद मिल रहा आपको स्टैंडर्ड। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करता हूँ। तो स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा एडजस्ट, और यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने टच किया उसने कहा कि चेंजेस टू सेटिंग्स विल बी लॉस्ट। ओके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, रीसेट कर दो। अब यहाँ पर जब हम आएंगे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास क्विक शार्प का। तो इसके अंदर आपको इसको 0 करना है, आपको शार्पनिंग को भी यहाँ पे 0 करना है, आपको यहाँ पर मिड रेंज को भी आपको 0 करना है, मिड रेंज शार्पनिंग है बेसिकली। क्लैरिटी को भी आपको यहाँ पर 0 करना है, और इसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, इन सब चीजों को आपको 0 करना है और प्रेस कर देना है ओके। सो अब जो मैंने पिक्चर प्रोफाइल यहाँ पर सेट की है उसके अंदर हर चीज को मैंने 0 0 0 कर दिया। यानी कि मैं अपने कैमरा को ना तो एडिट शार्पनिंग ऐड करने दे रहा हूँ, ना मैं एक्स्ट्रा क्लैरिटी ऐड करने दे रहा हूँ, ना मैं एक्स्ट्रा कलर ऐड करने दे रहा हूँ। इसका फायदा मुझे ये होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल इमेज मुझे यहाँ पर मिलेगी। अब अगर आप जेपेग में शूट करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि शार्पनिंग को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है और सैचुरेशन को भी आपको एक स्टॉप बढ़ा लेना है। आप एक बार शूट करके उसका प्रिंट निकाल करके एक बार देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे प्रोफाइल को सेट करना है। अदरवाइज जो मैंने यहाँ पर 0 0 0 किया है वो बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है, एटलीस्ट मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। मेरे को बिल्कुल वैसे ही कलर्स मिलते हैं, वैसी ही टोन मिलती है जैसे कि मेरे को डीएसएलआर के अंदर मिलती थी। तो अब आगे हम जाते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर अभी सेटिंग्स चेंज करी है पिक्चर प्रोफाइल में, नेक्स्ट है मैनेज पिक्चर कंट्रोल। उसके अंदर जाकर के मैं इस प्रोफाइल को सेव कर सकता हूं, अपना अलग से नाम दे सकता हूं, ताकि मेरे को बार बार जाके मुझे इसको छेड़ना ना पड़े, कस्टमाइज ना करना पड़े। इसके अंदर एक और ऑप्शन है लोड और सेव का, यानी कि आपने जो यहाँ पे प्रोफाइल है उसको आप सेव कर सकते हो, उसको किसी को दे सकते हो और बाहर से प्रोफाइल ला करके इसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो। मैंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, कुछ मेरे पास प्रोफाइल्स हैं। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर दूं। So, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो अगला यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कलर स्पेस, और कलर स्पेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको sRGB मिलेगा और Adobe RGB मिलेगा। अब इसमें कोई कहता है sRGB पे शूट करो, कोई कहता है Adobe RGB पे शूट करो। सो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूँ, अगर आपके पास में Adobe RGB का मॉनिटर है तो आपको Adobe RGB पे शूट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कलर्स होते हैं उसके अंदर। दूसरी बात, Adobe RGB के बाद में आप जहां प्रिंटिंग करा रहे हो, आपको जहां पे एल्बम प्रिंट करानी है या आपको नॉर्मल इमेजेस को प्रिंट कराना है, अगर उनके प्रिंटर में Adobe RGB का ऑप्शन है, यानी कि उसके पास इतनी कलर प्रोफाइल है कि वो Adobe RGB प्रिंट कर सकता है, तो आपको Adobe RGB के ऊपर शूट करना चाहिए। पर अगर आपके पास में जो मॉनिटर है वो sRGB का है तो आपको sRGB पर ही शूट करना चाहिए। आप अगर प्रिंट ऐसी जगह पे करा रहे हो जहां पर कि Adobe RGB पे प्रिंट नहीं होता तो भी आपको sRGB पे शूट करना चाहिए। और अगर आप डिजिटल मीडियम के लिए काम कर रहे हो, यानी कि आपकी इमेजेस को या तो मोबाइल पे देखा जाना है या लैपटॉप पे देखा जाना है, तब भी आपको sRGB पर ही शूट करना चाहिए। अगर आपने Adobe RGB पे शूट किया और उसको sRGB मॉनिटर के ऊपर आप देखोगे तो वहां पे कलर्स मिस हो जाएंगे, क्योंकि sRGB के पास में Adobe RGB जितने कलर्स नहीं होते। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, sRGB पे शूट करो, आपको ज्यादा बेटर कलर्स मिल जाएंगे। Adobe RGB आप तब शूट करना जब आप किसी मैगजीन के लिए, किसी बड़े पब्लिकेशन के लिए काम कर रहे हो। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एक्टिव डी लाइटिंग।
ये बहुत काम का है अगर आप JPEG में शूट करते हो, पर अगर आप रॉ में शूट करते हो तो ये आपको कोई काम नहीं आने वाला। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है ऑटो, एक्स्ट्रा हाई, हाई, नॉर्मल, लो और ऑफ। सो ये बेसिकली आपको वहां यूज करना है जहां पर कि एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट हो। बेसिकली ये करता ये है कि ये डायनेमिक रेंज को इंक्रीज कर देता है। मतलब ये कि आप अगर किसी मॉन्यूमेंट को शूट कर रहे हो तो वहां पे आउटर एरिया पे काफी ज्यादा ब्राइटनेस होती है, और आपका अगर सब्जेक्ट खड़ा हुआ है शेड के अंदर तो वहां पर लाइट बहुत ज्यादा कम होगी। सो अगर आप इसको ऑन कर लोगे, इसको आप हाई पर या एक्स्ट्रा हाई तक ले जाओगे, सो वहां पर ऑलमोस्ट जो शेड्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। सो वहां पे कॉन्ट्रास्ट बहुत बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क और बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं रहेगी। आप ज्यादा बेटर तरीके से एक्सपोजर को कंट्रोल कर पाओगे। सो मेरे हिसाब से जब भी आप आउटडोर शूट कर रहे हो ऐसे सिचुएशन के अंदर, तो आपको इसको डेफिनेटली ऑन कर लेना चाहिए। नॉर्मल के ऊपर आप इसको रख लो, हाई के ऊपर भी आप लेके जा सकते हो, पर हाई पर अगर लेके जाओगे तो ज्यादा डार्क एरियाज हैं उसके अंदर नॉइस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है लॉन्ग एक्सपोजर NR, यानी कि लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन। सो बेसिकली अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हो या ज़्यादा लंबे लंबे एक्सपोजर लेते हो तो उसमें जो नॉइस आती है उसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। आप इसको ऑन रख सकते हो या ऑफ रख सकते हो। सो मैं ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर पे काम नहीं करता, इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप जाएंगे हाई ISO NR। सो बेसिकली हायर ISO पे अगर आप शूट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली नॉइस को रिड्यूस करता है, पर ये भी काम करता है सिर्फ JPEG के लिए। सो अगर आप रॉ में शूट करते हो तो उसमें इसका अफेक्ट नहीं होता है। सो इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है हाई, नॉर्मल, लो और ऑफ। सो आप नॉर्मल के ऊपर अगर इसको रख करके चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास विनेट कंट्रोल। सो विनेट आप सब लोगों को पता है, अगर आप इमेज खींचते हो और आपके पास में लेंस बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है, सो एजेस के अंदर लाइट थोड़ा सा कम हो जाती है, जिसकी वजह से एजेस में शेडोज आते हैं। कई बार हमें वो इफेक्ट चाहिए होता है। इनफैक्ट मैं बहुत बार इफेक्ट क्रिएट करता हूँ वो फोटोशॉप में जा करके। सो आपको यहाँ पर वो अगर अच्छा लेंस नहीं होगा या सस्ती क्वालिटी का लेंस होगा तो ये आपको विनेट देखने के लिए मिलेगी, पर अच्छे लेंसेज में भी कई बार विनेटिंग आती है। तो इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना चाहिए और इसको नॉर्मल के ऊपर आप रख लो, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली विनेट को कंट्रोल करेगा। यहां हम आगे बढ़ेंगे डिफ्रैक्शन कंपनसेशन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है ये मैं यहां पर आपको नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फिजिक्स में चला जाएगा, साइंस की तरफ चला जाएगा। बस ये ध्यान रखो कि इसको आपने ऑन रखना है। अगला हम चलेंगे ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल। सो बेसिकली जब भी आप वाइड एंगल लेंसेज को यूज करते हो या कोई ऐसा लेंस यूज कर रहे हो जिसके अंदर की डिस्टॉर्शन आ रही है, उसको आप यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो इसको भी मेरे हिसाब से आपको ऑन पर ही रखना चाहिए। अब आगे है पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये आपको Z6 में नहीं मिलेगा या Z6 से नीचे के जो कैमराज है उसके अंदर नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा Z6 II या Z7 II या उससे ऊपर के कैमराज के अंदर। सो जो Z6 यूज कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, आप स्किप कर सकते हो इसको। सो बेसिकली पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस करता ये है कि अगर आपको स्किन टोन के ऊपर कलर चेंज करना है, आप उसको पिंक की तरफ ले जाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। आप अगर किसी की डार्क स्किन है उसको आप थोड़ा ब्राइट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास 3 मोड हैं जिनको आप सेट करके रख सकते हो। तो जब आप मोड 1 के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास में इस तरीके का कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर कि आप लेफ्ट में आप शिफ्ट कर सकते हो मजेंटा की तरफ, राइट में आप येलो की तरफ कर सकते हो। बेसिकली पिंक की तरफ आप जा रहे हो या आप येलो की तरफ जा रहे हो, और ऊपर आप ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपको स्किन टोन लाइट पिंक चाहिए तो आप इस तरफ आ सकते हो। निकॉन क्लेम ये करता है कि इसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट सिर्फ स्किन टोन के ऊपर होता है। सो आप इसको चेक करना और मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर डेफिनेटली बताना क्या निकॉन सही कह रहा है कि क्या इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर पड़ता है या आपको लगता है कि ये पूरी इमेज के ऊपर इफेक्ट करता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम यहाँ पर आते हैं फ्लिकर रिडक्शन सेटिंग के ऊपर। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहां पर की लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं या वहां पर कोई प्रोजेक्शन चल रहा है, सो ऐसे में आप इसको ऑन कर सकते हो। सो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली उस फ्लिकर को एडजस्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेगा। इसको भी आपको ऑन कर लेना चाहिए, मैं भी यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। अब मीटरिंग क्या रखे ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं उनसे पलट के पूछता हूँ कि क्या आप ऑटो पे शूट करते हो या मैनुअल पे शूट करते हो। सो वो कहते हैं मैनुअल पे शूट करते हैं। सो मेरे भाई अगर आप मैनुअल पे शूट करते हो तो मीटरिंग का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। मीटरिंग आपकी तभी यूज में आती है जब आप सेमी ऑटो मोड में शूट कर रहे हो या फिर आप ऑटो मोड में शूट कर रहे हो। अगर आप मैनुअल में शूट कर रहे हो तो मीटरिंग का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। हाँ डेफिनेटली
डेफिनेटली आपको जो कैमरा के अंदर लाइट मीटर दिखाई देता है, अगर आप उसको देख करके अपने एक्सपोजर को एडजस्ट करते हो तो आपको मीटरिंग मोड को सिलेक्ट करना चाहिए। पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये बात का ध्यान रखना कि आप मैनुअल में होते हुए भी ऑटो की तरीके से ही आप कैमरे को यूज कर रहे हो। सो मीटरिंग यहाँ पर आप जो मर्जी चाहे रख लो या मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अगर आगे चलें तो यहाँ पर आगे आपको ऑप्शन मिल रहा है फ्लैश कंट्रोल, जो कि डिसेबल है। ये तभी इनेबल होता है जब आप निकॉन की फ्लैश को यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है फ्लैश मोड। फ्लैश मोड को जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा फिल फ्लैश, रेड आई रिडक्शन, रियर कर्टन, फ्लैश ऑफ। सो बेसिकली फ्लैश ऑफ या फ्लैश ऑन ही यहाँ पर यूज होता है, बाकी सारी चीजें आपको फ्लैश के अंदर ही मिल जाती हैं। सो फ्लैश ऑफ आपने कर रखी है तो यहाँ पर अगर आप ऑन कैमरा फ्लैश लगाओगे या आप ट्रिगर लगाओगे सो आपका ट्रिगर भी फायर नहीं करेगा, आपकी फ्लैश भी फायर नहीं करेगी। सो यहाँ पर आपको फ्लैश को ऑन रखना है, फिल फ्लैश को आप ऑन रख सकते हो। अगला ऑप्शन है यहाँ पर फ्लैश कंपनसेशन। ये भी बेसिकली आप अपनी फ्लैश में ही सेट कर सकते हो, यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है फोकसिंग मोड, और फोकसिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा मोड चूज कर रहे हो। तो फोकसिंग मोड में जब आप जाओगे तो यहाँ पर AFS, AFC और मैनुअल फोकस आपको मिलता है। सो सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। AFS आपको तब यूज करना है जबकि आपका जो सब्जेक्ट है वो बार बार हिल नहीं रहा है या बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, आपको उसको ट्रैक नहीं करना, तब आप AFS रखें। और अगर आपका सब्जेक्ट बार बार हिल रहा है या बहुत तेजी से मूव कर रहा है तब आपको AFC पे जाना चाहिए। और मैनुअल फोकस तभी आपको यूज करना है जबकि आपका सब्जेक्ट स्टैटिक है, आपको लग रहा है कि ऑटो फोकस काम नहीं कर रहा है या आप कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तब आपको मैनुअल फोकस यूज करना चाहिए। सो अभी हम इसको वापस AFS के ऊपर ही रख देते हैं। अब आगे हम चलेंगे। सो आगे हमारे पास में है AF एरिया मोड। जब आप फोकस मोड को डिसाइड कर लेते हैं तो आपको फोकस का एरिया डिफाइन करना होता है और वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो इमीडिएटली दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो है ऑटो एरिया AF पीपल, ऑटो एरिया AF एनिमल्स। तो डेफिनेटली आपको ऑटो एरिया AF पीपल यूज करना है। और उसके अलावा यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं ऑटो एरिया AF, वाइड एरिया AF और उसमें भी L एनिमल्स, L पीपल। सो बहुत सारे यहाँ पर एरिया मोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपको आपकी चॉइस के हिसाब से यूज करना चाहिए। मैं अभी एक और वीडियो कर रहा हूँ जिसके ऊपर कि मैं फोकस एरिया और फोकस मोड को एक्सप्लेन करूंगा। सो उस वीडियो को आप बाद में रेफर कर देना, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। सो अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारे पास में है वाइब्रेशन रिडक्शन। वाइब्रेशन रिडक्शन के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है नॉर्मल, स्पोर्ट और ऑफ। अगर आप ट्राइपॉड यूज कर रहे हैं तो आपको इसको हमेशा ऑफ रखना है, पर अगर आप हैंडल फोटोग्राफी कर रहे हैं तब आप इसको नॉर्मल पे रख सकते हैं या स्पोर्ट पे रख सकते हैं। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप कैमरे को स्लो शटर स्पीड में लेकर के जाते हैं, यानी कि आप 1/40 से नीचे ले जाते हैं, आपको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में जो हैंड की मूवमेंट की वजह से जो मोशन ब्लर आता है उसको आपका कैमरा 4 एक्सिस तक संभाल लेता है, यानी कि 4 स्टॉप तक आप नीचे जा सकते हो। थंब रूल क्या होता है कि जितना भी आपकी फोकल लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी शटर स्पीड को रखना चाहिए। अगर आप उससे नीचे जाते हैं तो वहां पर मोशन ब्लर आने के चांसेस होते हैं। सो अगर आपने इसको ऑन कर रखा है तो 4 स्टॉप तक आप नीचे जा सकते हो। आपके हैंड की मूवमेंट से आने वाले मोशन ब्लर को आपका कैमरा यहां संभाल सकता है। तो इसको नॉर्मल पे रखिए, पर अगर आप ट्राइपॉड को यूज कर रहे हैं तब आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ऑटो ब्रैकेटिंग। ऑटो ब्रैकेटिंग को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। मल्टीपल एक्सपोजर, सो अगर आपको मल्टीपल एक्सपोजर वाली इमेजेस चाहिए, आजकल बहुत चल रही हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऑप्शन में जा सकते हो। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है नंबर ऑफ शॉट्स, यानी कि आप कितने शॉट्स को मर्ज करना चाहते हो। ओवरले मोड आपको क्या रखना है वो भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आपको पता होगा कि ओवरले मोड कैसे काम करता है। और उसके बाद आपके पास में है सेव इंडिविजुअल इमेजेस, यानी कि आप अलग अलग इमेजेस को सेपरेटली रॉ में रखना चाहते हो, उसको सेव करना चाहते हो, या आप सिंपली उसको मर्ज करके ही रखना चाहते हो। तो वो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है। और ओवरले शूटिंग, आप जो भी ओवरले यानी कि आपने जो भी इमेज को पहले शूट किया है उसका रेफरेंस आपको दिखाई देगा, उसके बाद में आप दूसरी इमेज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हुए शूट कर सकते हो। अगला हमारे पास ऑप्शन है HDR, हाई डायनामिक रेंज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप किसी मॉन्यूमेंट को शूट करने जा रहे हो, आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो, आप आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करते हो, तो ये आपके बहुत काम का है।
बेसिकली HDR करता ये है कि जो शेडो वाले एरियाज हैं उनको भी ब्राइट कर देता है और जो हाईलाइट वाले एरियाज हैं उनको कंट्रोल कर लेता है। सो आप मल्टीपल इमेजेस को मिक्स करके एक इमेज को क्रिएट कर सकते हो। सो इसको आपको ट्राई करना पड़ेगा, और जो लोग ऑलरेडी आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करते हैं उनको पता है HDR इमेजेस का क्या यूज होता है। सो अगर आपको ऑलरेडी पता है तो यहाँ पर आपके पास में मोड्स हैं। सो आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, आपका कैमरा आपको ऑटोमेटिकली करके ये दे देगा। सो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो HDR मोड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑन सीरीज या ऑन सिंगल फोटो। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक्सपोजर डिफरेंशियल है, यहाँ पर आपके पास में ऑटो है, ऑटोमेटिकली आपका कैमरा डिसाइड करेगा कि उसको कितने स्टॉप्स का वेरिएशन लाना है, या मैन्युअली आप डिसाइड कर सकते हो कि 1 स्टॉप का डिफरेंस आना चाहिए या 2 स्टॉप का डिफरेंस आना चाहिए। ये आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपको HDR इमेजेस चाहिए तब आपको इसको यूज करना है। नॉर्मल डे टू डे फोटोग्राफी में इसका यूज नहीं होता है। आगे हम चलेंगे तो आगे हमारे पास में इंटरवल टाइमर शूटिंग, ये भी स्पेसिफिक जगहों पर बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों के ऊपर या आप कुछ एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं तब इसको यूज करते हैं, तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। टाइम लैप्स मूवी को मैं यूज नहीं करता हूं, पर टाइम लैप्स आपको पता चल रहा है कि क्या इसके अंदर ऑप्शन होगा। ऑप्शन हम एक बार फिर भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास में स्टार्ट इंटरवल कितने सेकंड का आपको चाहिए, शूटिंग ड्यूरेशन कितनी चाहिए, आपको 1 घंटा शूट करना है, 25 मिनट शूट करना है, वो सब चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। सो ये भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करोगे, खेलोगे, तब ज्यादा मजा आएगा, तब आप ज्यादा बेटर तरीके से अपने कैमरा को और फोटोग्राफी को सीख सकते हो। उसके बाद में है फोकस शिफ्ट शूटिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो, स्पेशली जब आप ज्वेलरी शूट करते हो, आप काफी ज्यादा क्लोज जाते हो, आप मैक्रो मोड के अंदर हो, आप मैक्रो लेंस यूज कर रहे हो, तो ऐसे में जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ज्यादा शैलो हो जाती है। आप अगर f22 पर भी जाओगे तब भी आपको डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो मिलेगी। आप कोई भी बैंगल रखना, बैंगल को आप शूट करने की कोशिश करना, आप देखोगे कि f22 के ऊपर भी आप एक डायरेक्शन से, एक एंगल से अगर शॉट लेने की कोशिश करोगे तो वो पूरे का पूरा बैंगल कभी भी फोकस में नहीं आएगा। सो आपको मल्टीपल शॉट्स लेने पड़ते हैं। पहले हम क्या करते थे, पहले हम मल्टीपल शॉट्स ले लेते थे, मल्टीपल एरियाज के ऊपर फोकस करते थे, और उसके बाद में सिस्टम पे जाकर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर जाकर हम उसको मर्ज करते थे। सो वो अब आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपके पास में ऑप्शन है, इसको भी आप अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ शॉट्स आपको कितने चाहिए, फोकस स्टेप विड्थ कितनी चाहिए, कितने एरिया के अंदर आप फोकस को शिफ्ट करना चाहते हो। इसी तरीके से यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसको भी जब आप एक्सप्लोर करोगे, ट्राई करोगे, तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद में है साइलेंट फोटोग्राफी, और साइलेंट फोटोग्राफी के अंदर आप जाओगे तो इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। मुझे लगता है यार मिररलेस कैमरास ऑटोमेटिकली साइलेंट है। डीएसएलआर के मुकाबले अगर आप देखोगे तो इनके अंदर वैसी आवाज़ नहीं आती, और मेरे को डीएसएलआर की साउंड बहुत पसंद है, तो मैं नहीं चाहता कभी भी इसमें जो बची कुची साउंड है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर शूट कर रहे हैं, आप किसी म्यूजियम में शूट कर रहे हैं, या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ये साइलेंट मोड आपके बहुत काम का है। जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो आपका कैमरा बिल्कुल भी साउंड नहीं क्रिएट करेगा और आप बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए शूट कर सकते हैं। सो ये था फोटो शूटिंग मेन्यू। मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको अपने कैमरा के अंदर इस पूरी सेटिंग को एक्सप्लोर करना है, ध्यान से एक एक चीज को समझना है, उसको सेट करना है। और अगर किसी भी चीज के बारे में आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी कमेंट्स आए उनके मैं जवाब दे सकूं। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो बेल आइकन है इसको अगर आप प्रेस कर दोगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो इसको भी आप प्रेस कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।